डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से चैप्टर नंबर 3 मैं क्यों लिखता हूँ को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ का सारांश जानेंगे। इस पाठ को अज्ञेय ने लिखा है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है और उनको अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ये उनका एक निबंध है लिखा हुआ, मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से लेखक अपने लेखन के बारे में विचार करता है। अज्ञेय जी लेखक स्वयं से इस बात का प्रश्न करते हैं कि वे आखिर क्यों लिखते हैं। अपने लेखन के कारणों के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने इस निबंध को लिखा है। आइए हम इस वीडियो में इस निबंध को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैं क्यों लिखता हूँ, अर्थात अज्ञेय जी क्यों लिखते हैं। लेखक इसमें लिखता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उनको सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। लेखक कह रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये प्रश्न सुनने में और पढ़ने में तो बड़ा आसान सा, सरल सा दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका उत्तर अगर देगा लेखक, इसका जो सही उत्तर देगा तो वह लेखक के आंतरिक जीवन के कई स्तरों को उजागर कर देगा। अर्थात उसकी जो पर्सनल बातें हैं, पर्सनल जो रीजन है उसके लेखन के, लिखने के, उन सबको उजागर कर देगा। इसलिए और लिखने का, लेखक कह रहा है कि लिखने का कोई एक कारण नहीं हो सकता है, तो इतने सारे कारणों को कुछ शब्दों में बांध पाना, पेन से लिख पाना आसान नहीं है। पता नहीं संभव है भी या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। कह रहे हैं मैं कुछ बातों को लिखा जा सकता है, लेकिन सारी बातें नहीं लिखी जा सकती कि लिखने के कारण है क्या। कह रहे हैं कि एक उत्तर तो यह भी है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है, और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता कि आखिर वह क्यों लिखता है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। लेखक कह रहा है कि जो अभ्यंतर व्यवस्था है, अर्थात जो आंतरिक मजबूरी है लिखने की, जो आंतरिक मजबूरी है वो लिखकर ही पता चल सकती है। क्या भीतर का दबाव है जिसके कारण वह विवश हो जाता है लिखने को, और उसे लिखकर मुक्त हो जाता है, अर्थात फ्री महसूस करता है अपने आप को। लेखक कह रहा है कि कुछ कृतिकार अर्थात कुछ रचनाकार तो अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखते हैं, और कुछ को थोड़ी सी ख्याति मिल जाने के बाद में बाहर की व्यवस्था से भी लिखते हैं। लोग बाहर की व्यवस्था से भी लिखते हैं। बाहर की व्यवस्था अर्थात संपादकों के कहने से, प्रकाशकों के कहने से, और कुछ उनकी आर्थिक आवश्यकता भी होती है जिसके कारण उन्हें लिखने का दबाव बना रहता है। कह रहे हैं पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। लेखक कह रहा है कि कृतिकार भीतरी दबाव से भी लिखता है और बाहरी दबाव के कारण भी लिखता है, लेकिन उसकी कृतियों में, उसकी जो रचनाएं हैं उनमें हमेशा इस बात का भेद वह बनाए रखता है कि कौन सा उसकी भीतरी आकांक्षा और भीतरी प्रेरणा से उसने लिखा है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव के कारण हुआ है। आगे लेखक बता रहा है कि बाहरी दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता। बाहरी दबाव मानो कि एक कारण बन जाता है भीतरी उन्मेष का। भीतरी उन्मेष अर्थात जो आंतरिक प्रेरणा है, जो आंतरिक प्रकाश है, जो आंतरिक दबाव है लेखन का, लिखने की जो इच्छा है, उसका एक कारण बन जाता है बाहरी दबाव कि लोगों के कहने से जो है लेखक ने अपनी रचना रच दी, अपना लेखन कर दिया, लिख दिया कुछ। इसके आगे है, लेखक पूछ रहा है कि ये भीतरी विवशता क्या होती है।
इसका बखानना बड़ा कठिन है। कह रहे हैं अब ये भी बताना बहुत कठिन है कि आंतरिक विवशता होती क्या है, भीतरी मजबूरी होती क्या है। वह नहीं होती तो ये बताना शायद कम कठिन होता। क्या वह नहीं होती, ये बताना शायद कम कठिन होता। इसका उदाहरण दिया जा सकता है। इसके उदाहरण में लेखक अपना एक उदाहरण दे रहा है। लेखक लिख रहा है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, अणु का भेदन कैसे होता है, रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इस सब का किताबी ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान तो लेखक ने प्राप्त किया हिरोशिमा पर। लेकिन जब परमाणु बम गिराया गया तो उसके समाचार लेखक ने अखबार में पढ़े। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति उनकी बुद्धि ने विद्रोह किया। ये स्वाभाविक था। लेखक ने इस विषय पर लेख तो लिखा लेकिन कविता नहीं लिख पाए। कोई कविता उन्होंने इस पर नहीं लिखी। उनकी बुद्धि ने विज्ञान के दुरुपयोग पर विद्रोह किया, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये दुरुपयोग विज्ञान का जो है वो अच्छा नहीं है। इस पर उन्होंने एक लेख तो लिख दिया लेकिन कोई कविता नहीं लिख सके। फिर आगे लेखक बता रहा है कि उन्हें जापान जाने का अवसर मिला, तब वे हिरोशिमा भी गए और अस्पताल में वहाँ उन लोगों को भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अब उन्हें वहाँ जाकर प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ और अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कह रहे हैं कि अनुभूति अर्थात रियलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, गहरी चीज़ है। कृतिकार के लिए, रचना करने के लिए, रचनाकार के मन में रियलाइजेशन होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होने चाहिए, तभी वह रचना कर सकता है। कह रहे हैं कि अनुभव तो घटित का होता है पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है, अर्थात ग्रहण कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं भी हुआ होता है तो उस चीज को भी समझ जाती है, ग्रहण कर पाती है। फिर हिरोशिमा में ये सब देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। एक दिन जब वे हिरोशिमा की सड़कों पर घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक आदमी की छाया बनी हुई है। अब उन्हें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि रेडियोधर्मी पदार्थ ने आदमी को तो भाप बनाकर उड़ा दिया लेकिन पत्थर पर उसकी आकृति बनी रह गई। इस संपूर्ण ये पत्थर जैसे पूरी घटना का साक्ष्य है। इस पर पूरी घटना, संपूर्ण घटना जैसे इस पत्थर पर लिख गई हो। लेखक ने जब इस पत्थर को देखा और इस छाया को देखा तो वे स्पीचलेस हो गया, अवाक रह गया, हैरान रह गया। फिर एक प्रकार से वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का जैसे साक्षी बन गया हो। उसे जैसे उसने सामने से सब कुछ देखा हो कि वो विध्वंस, वो हिरोशिमा पर वो जो अटैक, जो विस्फोट था, वो सब जैसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हो। इसी से वे रचना करने की, अब उनमें इस सब को देखकर रचना करने की, कविता लिखने की व्यवस्था जो है वो जागृत हो गई। और अचानक एक दिन लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। असल में जब वे जापान में थे, हिरोशिमा में थे, तब तो उन्होंने कविता नहीं लिखी, लेकिन जब भारत लौटकर रेलगाड़ी में जब आ रहे थे, ट्रेन में बैठकर वह कविता लिखी। लेखक लिखता है कि ये कविता उसकी अनुभूति का सच है। कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट का सच है वह, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। लेखक कह रहा है कि मेरी कविता अच्छी है या बुरी है, कह रहे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मेरी अनुभूति के द्वारा उस कविता का जन्म हुआ, उत्पन्न हुई वो कविता मेरे मन से, मेरे विचारों से जो कविता उत्पन्न हुई है वो मेरी अनुभूति का सच है। जो उन्होंने अपनी आँखों से सब कुछ जैसे देखा हो, उस सब को उन्होंने उस कविता में लिखा है। आपके चैप्टर के लास्ट में ये कविता दी भी गई है, चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ये कविता है जो कि अगे ने हिरोशिमा पर लिखी है। इसके साथ ही
आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को इसका सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद। Yeah.